Hello students, hello parents. Welcome back to our channel Rishan Defense Career Academy. Today's topic is cell structure and its function. So let's start our video with the first slide, that is सेल थ्योरी। तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे सेल की डिस्कवरी के बारे में और सेल की थ्योरी के बारे में। सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उन्होंने थिन स्लाइसेस को देखा था कॉक के अंदर। उन्होंने बेसिकली हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखा था, इस तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था जो उन्होंने मैग्नीफाइंग डिवाइसेस के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया था, जिसको उन्होंने नाम दिया सेल। जो सेल है वो लैटिन वर्ड ओरिजिनेटेड है, जिसका मेन नाम रहता है सेल्यूला, जिसका मतलब है लिटिल रूम, छोटे रूम्स लाइक स्ट्रक्चर है। बट इन्होंने ये जो सेल्स डिस्कवर किया था, ये इन्होंने डेड सेल्स में डिस्कवर किया था। और ये सेल वॉल्स थे, जो इन्होंने आउटर कवरिंग देखी थी वो सेल वॉल्स थी। जो फर्स्ट लिविंग सेल था वो एंटोन वन लीवन-हुक ने डिस्कवर किया था। इन्होंने पॉन्ड वाटर से कुछ लिविंग फ्री सेल्स को डिस्कवर किया था। उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व किया। उसके बाद इन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म सेल्स को इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया और बताया कि ये हमारे लिविंग सेल्स हैं। देन सेल थ्योरी थी जो शील्डन और सेचवान ने 1838 में, शील्डन ने 1839 में, सेचवान ने डिस्कवर की थी और इसको एक्सपेंड किया था बाद में रुडोल्फ ने 1855 में। उन्होंने एक वर्ड दिया था ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब होता है कि कोई भी नया सेल है वो पुराने सेल से ही मिलके बनता है। मतलब कि ऑल द सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल के बारे में। द वर्ड इज प्रो एंड यू। आप वर्ड देखो, प्रो मतलब प्री, जो पुराना सेल्स है जिसका अब तक भी आपको कोई भी जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं हुआ है, जिसके अंदर आपकी सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेलिज अच्छे से डेवलप नहीं है, या कहीं तो ऐसा है ही नहीं उसके अंदर, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका साइज आपका 1 to 10 माइक्रोमीटर रहता है और ये बहुत स्मॉलर होते हैं। इनके पास जो क्रोमोसोम्स है, इनका सर्कुलर फॉर्म में क्रोमोसोम्स रहता है। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके एग्जांपल्स आपके बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में आपका साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल भी नहीं होता, यानी कि लैक ऑफ सेल वॉल आपका माइकोप्लाज्म है। नेक्स्ट है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स आपके वेल डेवलप्ड सेल्स होते हैं, वो सेल्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर आपका जेनेटिकल मटेरियल बहुत अच्छे से स्टोर रहता है। ऑर्गेनेलिज इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड और लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हर तरह की ऑर्गेनेलिज इसके पास प्रॉपर प्रेजेंट है, यानी कि आपकी जो ऑर्गेनेलिज है वो वेल डेवलप्ड है। साइज की बात करते हैं, साइज में ये लार्जर साइज के होते हैं, 5 to 100 माइक्रोमीटर के होते हैं। इनके जो क्रोमोसोम्स है वो लीनियर होते हैं, मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स, यानी कि हेलिकल स्ट्रक्चर्स में होते हैं। इसके जो डीएनए होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरह से। एग्जांपल्स की बात करते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगस, अमीबा और पैरामीशियम। नेक्स्ट चलते हैं हम अगली स्लाइड्स पे, जिसमें हम बताएंगे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। अब बेसिक हम सेल के बारे में बात करने लगे हैं, तो सेल वॉल, सेल की ऑर्गेनेलिज, उसके सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन रहती है, आउटर फ्लेक्सिबल कवरिंग है, जो आपकी सभी सेल्स में प्रेजेंट है। चाहे हम प्लांट की बात कर ले, या फिर हम एनिमल की बात कर ले, या किसी भी हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी बात करते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां पे प्रेजेंट होगी। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बनती है। आपने बुक्स में भी स्टडी आउट किया होगा कि बाइलेयर होती है लिपिड की, लिपिड बाइलेयर जो है प्रेजेंट होती है, लेयर, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल की बात करते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि कुछ ही डिवाइसेस को वो एंट्री के लिए अलाउ करती है। जैसे अगर हम क्लासरूम की बात करते हैं, 9th क्लास है, क्या 10th का बच्चा 9th में आ सकता है? बिल्कुल नहीं आएगा। उसको रोकने के लिए हमारे पास टीचर है, तो यहाँ पे टीचर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम करता है। टीचर 10th क्लास के स्टूडेंट को 9th क्लास में एंट्री बिल्कुल नहीं देगा। वो होती है सिलेक्टिवली चीजें, कि आपको किस पॉइंट को, किस स्पेसिफिक पार्ट को एंट्री देनी है, किस सब्सटेंस को एंट्री देनी है, वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखता है, एंट्री को भी और एग्जिट को भी। यहाँ पे मेनली गैसेस एक्सचेंज होती है, डिफ्यूजन, वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। मतलब दो मेन प्रोसेसेस है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस।
यहाँ पे हम एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात करते हैं, बैक्टीरिया सेल, जो ये आउटर कवरिंग है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है, दिस वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कि बैक्टीरिया सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल जो है वो सिर्फ कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है, जैसे कि कुछ प्लांट्स, यानी कि सभी प्लांट्स, फंगस और बैक्टीरिया। ठीक है, प्लांट्स की, बैक्टीरिया, फंगस के अंदर ये प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की लेयर यानी कि सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग है, जो कि रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है प्लांट्स को भी और आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। जैसे ये रही सेल वॉल, आपके प्लांट में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, बट एनिमल में आपको कोई सेल वॉल नहीं दिखेगी, सेल वॉल एब्सेंट रहती है। कंपोजिशन की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की मिलकर बनती है, जो उसको स्ट्रेंथ और रिजिड प्रोवाइड करती है। फंगस की बात करते हैं तो फंगस के अंदर वो काइटिन की मिलकर बनी होती है। बैक्टीरिया की बात करते तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज से वो मिलकर बनती है। नेक्स्ट हम चलते हैं कंट्रोल सेंटर की तरफ। हमारे सेल के अंदर जो मेन कंट्रोल सेंटर होता है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो आपके जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, दैट्स व्हाई हम इसे कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। जो डायरेक्टर है सेल का वो हमारा न्यूक्लियस है, जो हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और इसे डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ये न्यूक्लियस है जो आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो हमारी कंप्लीट सेल की एक्टिविटी तक को भी कंट्रोल करेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बात करें, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, दिस वन आउटर मेम्ब्रेन, और ये अंदर के इनर मेम्ब्रेन, ये होती है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे जो डबल लेयर होगी, और यहाँ पे मेनली न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है, दिस वन। ये न्यूक्लियर पोर जो होता है वो आपकी एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है। वो देखता है कि न्यूक्लियर के अंदर आ क्या रहा है, न्यूक्लियस के बाहर क्या जा रहा है। जो एक्सचेंज मटेरियल का होगा वो न्यूक्लियर पोर्स से होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स की। जो मैंने आपको बताया जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है, वो जेनेटिक मटेरियल आपका यहाँ पे ये वाला, ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है इसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन। जब ये क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है तब ये बनाता है क्रोमोसोम्स। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स। ठीक है, जब क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है वो क्रोमोसोम बनाता है। ये क्रोमोसोम कब बनाएगा, ये बनाएगा सेल डिवीजन के टाइम पे। क्रोमोसोम्स मेनली रॉड शेप के होते हैं, जो सेल डिवीजन के दौरान बनाए जाते हैं। आपका क्रोमैटिन कंडेंस होता है, कंडेंस होकर एक बिल्कुल हार्ड स्ट्रक्चर बना देता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डीएनए की। जो एक क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही हमारा डीएनए होता है। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम्स के अंदर आपका डीएनए होता है। ये डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये हमारा डीएनए जो फंक्शनल यूनिट जो डीएनए की है वो हमारी जीन है। यानी कि जितने भी कैरेक्टर है जो पेरेंट्स से आगे पास ऑन हो रहे हैं, वो कैरेक्टर जीन अगर कैरी कर रही है तो वो डीएनए से कैरी करवा रही है। मतलब डीएनए के अंदर हमारे जो है वो हमारे कैरेक्टर भी कैरी होते हैं, जो हेरिडिटरी यूनिट्स में हम पढ़ते हैं। न्यूक्लियस के पार्ट्स की बात करते हैं तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन, जिन्हें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर पोर वहां पे प्रेजेंट है। दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उन्हें हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसका सरफेस स्मूथ नहीं होता, इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो क्रोमैटिन है। जब अगर हम इसके डीपली स्टडी करेंगे तो हम डीएनए बोलेंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को। मेनली सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है, और इसके अलावा न्यूक्लियर लैमेला भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और गोल्जी एपरेटस की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर, दिस वन, ये वाला जो आपका है, इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर बोलते हैं। ईआर जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं आपके, एसईआर और आरईआर। आर का मतलब यहाँ पे रफ है और एस का मतलब स्मूथ, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके सरफेस पे राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से इन्हें हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है और राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो यहाँ पे जो प्रोटीन बन रहे हैं वो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट राइबोसोम्स करवा रहे हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होगा, फिर वो लिपिड सिंथेसिस करेगा। तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव राइबोसोम्स ऑन दैट एंड दिस इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो यहाँ पे राइबोसोम्स आपके प्रेजेंट नहीं होते और यहाँ पे आपके लिपिड्स की और फैट्स की सिंथेसिस होती है। यहाँ पे आपके पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई किया जाता है जो कि लिवर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम फंक्शंस के इनके। तो जो आरईआर और एससीआर है वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी हेल्प करते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बिल्डिंग में भी आपके प्रोटीन्स और लिपिड्स का रोल रहता है। जैसा कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन्स की लेयर बनती है, लिपिड बायलेयर एंड प्रोटीन लेयर प्रेजेंट है, तो ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गोल्गी एपरेटस की। ये गोल्गी एपरेटस एक वाईफाई लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है, हॉटस्पॉट लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर आपका गोल्गी एपरेटस है। इसके डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी ने, इसलिए इसका नाम गोल्गी एपरेटस है। इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो ये जितने सेल्यूलर आपके प्रोडक्ट्स है उनकी मॉडिफिकेशन, उनकी पैकेजिंग, उनकी स्टोरेज और उनको डिपैच कैसे करना है, सारा काम गोल्गी एपरेटस देखता है। और यही गोल्गी एपरेटस आपके लाइसोसोम से भी बनाता है। अभी हम आगे फर्दर ये भी पढ़ेंगे कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं और लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या होता है। हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, वो सुसाइडल बैग हम क्यों बोलते हैं उसके बारे में भी हम अभी देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आपका एटीपी प्रोड्यूस करता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एनर्जी करेंसी। ये एनर्जी करेंसी आपका माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है ताकि जो सेल है वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अच्छे से कर सके। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, वो एनर्जी आपको माइटोकॉन्ड्रिया देता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। जो पावर हाउस ऑफ द सेल है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिज में इंक्लूड होता है क्योंकि इसके पास डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज के पास प्रेजेंट, आप देख सकते हैं डायग्राम में, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है। इसके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स है, यानी कि अगर इसे प्रोटीन बनाने हैं तो इसे किसी न्यूक्लियस की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, ये अपने प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर सकता है। This all about your mitochondria. Next we have lysosomes. मैंने आपको बोला था lysosomes को हम suicidal bags बोलते हैं। suicidal bags क्यों बोलते हैं? क्योंकि lysosomes के पास हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है उसको तक खत्म करने की क्षमता रखते हैं, ये वो लाइसोसोम्स है। अगर कोई सेल डैमेज हो जाता है तो ये सेल लाइसोसोम उसको बस्ट कर देता है और पूरा का पूरा उस सेल को डाइजेस्ट कर लेता है ताकि दूसरा सेल उससे अफेक्ट ना हो। ये लाइसोसोम का फंक्शन है। नेक्स्ट हम लाइसोसोम को वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी यूज करते हैं। हमारी सेल्स वेस्ट डिस्पोजल के भी लाइसोसोम्स को यूज करती है। एज ए सेल को अगर हमें क्लीन करना है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर कर गया, देखो फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन मटेरियल है जो सेल के काम का नहीं है, या तो वो सेल के अंदर है या बाहर से एंटर कर रहा है, तो उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए हमारे पास लाइसोसोम है। वो क्या करेगा, अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम से उन जो फॉरेन पार्टिकल्स है उनको डाइजेस्ट कर देगा, खत्म कर देगा। तो हम इसे वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, ऑर्गेनेलिज देखते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। अब प्लास्टिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्लास्टिड आपका एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। एनिमल सेल की मैं बात करूं तो एनिमल सेल में आपका प्लास्टिड नहीं मिलता। प्लास्टिड जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा आपको, ठीक है। जो प्लास्टिड है वो आपके 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये तीनों आपके प्लास्टिड्स हैं। क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन कलर का। ये ग्रीन कलर इसलिए होता है क्योंकि ये अपने अंदर क्लोरोफिल को कंटेन करता है। ये क्लोरोफिल ही आगे आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने की वजह से क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल।
याद रखें, पावर हाउस ऑफ द सेल है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, किचन हाउस ऑफ द सेल है, किचन ऑफ द सेल है आपका क्लोरोप्लास्ट। अभी नेक्स्ट चलते हैं क्रोमो की तरफ। क्रोमो का मतलब होता है कलर, मतलब कि आपके पेटल्स को, आपकी लीव्स को, आपके फ्लावर को, आपके फ्रूट को कलर कैसे मिल रहा है, वो फ्लावर और फ्रूट को कलर कैसे मिल रहा है, वो कलर मिल रहा है आपके क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्रोमोप्लास्ट आपको कलर प्रोवाइड करता है, ये कलर प्लास्टिड है, जैसे येलो, ऑरेंज, रेड, अलग अलग कलर के हैं जो फ्लावर्स को और फ्रूट्स को वाइब्रेंट कलर्स देते हैं। इन्हीं कलर की वजह से जो इंसेक्ट है वो फ्रूट पे इजीली अट्रैक्ट हो सकते हैं, उसके बाद पॉलिनेशन भी इन्हीं से ही करवाई जा सकती है। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस प्लास्टिड, बिल्कुल कलरलेस प्लास्टिड, इसको कोई कलर नहीं प्रोवाइड करना, ये कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, ये कर रहा है स्टोरेज। जितना भी फूड बन रहा है उस फूड के अलावा उस फूड को स्टोर करना, जैसे स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स, इन सभी को स्टोर करने का काम होता है ल्यूकोप्लास्ट का। ये तीनों क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये तीनों प्लास्टिड्स के टाइप हैं। ये अगर हम बात करते हैं, ये आपके प्लास्टिक का टाइप है, उसका फंक्शन है, जैसे यहाँ पे थाइलाकॉइड प्रेजेंट है, लेमेलिया प्रेजेंट है, ल्यूमेन प्रेजेंट है जो थाइलाकॉइड के अंदर ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ये थाइलाकॉइड ग्रेन्यूल्स है। एक को थाइलाकॉइड बोल रहे हो, पूरे स्ट्रक्चर को आप ग्रेन्यूल बोलते हो। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर, और यहाँ पे इनर और आउटर के अंदर, दिस वन इनर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और आपके पास जहां पे ये थाइलाकॉइड है, ग्रेन्यूल्स है, इनके अंदर ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बोलते हैं स्ट्रोमा एक्विस फ्लूइड। ये आपके क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। नेक्स्ट हम डिफरेंस पढ़ते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का। हमने अभी बात की है प्लांट और एनिमल सेल के कुछ सेल वॉल्स के बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में, विक्यूल्स के बारे में, शेप एंड साइज के बारे में हम देखते हैं किस तरह से डिफरेंशिएट है। सबसे पहले बात करते हैं हम सेल वॉल की। जैसा कि हमने देखा प्लांट के अंदर तो सेल वॉल प्रेजेंट होगा जो कि सेल्यूलोज से मिलकर बना हुआ है, लेकिन एनिमल में प्लांट से सेल वॉल एब्सेंट रहता है, एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिड की और क्रोमोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट हमारा मेनली फोटोसिंथेसिस कराता है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस करा रहा है। ये फोटोसिंथेसिस आपकी प्लांट्स के अंदर ही होती है, तभी उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इस वजह से जो क्लोरोप्लास्ट है प्लास्टिड इनके अंदर आपका प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के अंदर आपका प्रेजेंट है। एनिमल में ये चीज प्रेजेंट नहीं है, इन्हें हम हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। वैक्यूल्स की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर एक लार्ज वैक्यूल रहता है और ये परमानेंट सेंटर में वैक्यूल रहता है। अगर मैं डायग्राम की बात करूं, आपके पास सेल, प्लांट सेल के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस साइड में होगा, लेकिन वैक्यूल जो है सेंटर में ही प्रेजेंट होगा। एनिमल सेल की बात करते हैं, बहुत सारे यहाँ पर वैक्यूल्स प्रेजेंट है, लेकिन ये वैक्यूल्स टेम्परेरी रहते हैं, टेम्परेरी वैक्यूल्स है, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, फिर यूज होते रहते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम्स या फिर सेंट्रियोल्स। प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट रहते हैं, हायर प्लांट्स के अंदर आपके सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स एब्सेंट रहते हैं। प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं से ही आपकी सेल डिवीजन जो प्रोसेस है वो होगी, इसलिए सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जब आपके मेटाफेज पे जो आपके क्रोमोसोम्स है वो अलाइन हो जाते हैं, उसके बाद एनाफेज पे जब आपके क्रोमोसोम्स को डिवीजन करनी है तो ये सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर्स को जनरेट करते हैं ताकि आपके क्रोमोसोम्स इक्वली डिवाइड हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं शेप एंड साइज की। जो प्लांट है वो लार्जर रहते हैं, फिक्स रेक्टेंगल शेप के हैं, फिक्स शेप है इनकी, रेक्टेंगल शेप के मिलेंगे। आउटर इनके पास सेल वॉल होगी, इनर आपका वैक्यूल आ गया लार्ज, और साइड में आपका न्यूक्लियस है। अगर एनिमल सेल की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल रहते हैं, किसी भी मोस्ट ऑफ शेप मिल जाती है, इरेगुलर शेप की होती है। प्रॉपर आप इसको ओवल नहीं बना सकते, या आप इसको रेक्टेंगल नहीं बना सकते, ट्रायंगल नहीं बना सकते, इरेगुलर सी शेप है और ये स्मॉलर रहती है एज कंपैरिजन टू प्लांट्स, इसका साइज छोटा होगा। अब बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। हमें पता है सुसाइडल बैग, अभी हमने पढ़ा है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स आपके लाइसोसोम्स के पास होते हैं। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पावर हाउस ऑफ द सेल।
पावर हाउस ऑफ द सेल एटीपी जनरेशन यानी कि एनर्जी करेंसी बन रही है, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा था, ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इजिली एनर्जी का यूज होके आपकी वो सेल काम कर सके। नेक्स्ट है प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच ऑर्गेनिक पॉलीमर। हमें पता है सेल वॉल के बारे में अभी हमने स्टडी किया कि प्लांट की सेल वॉल आपकी सेल्यूलोज से बनती है, फंगस की जो सेल वॉल है यानी कि फंगी की सेल वॉल है वो काइटिन से बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं विच टू सेल ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। हमारे पास दो ऑर्गेनेल्स है जिनके खुद के डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। अभी हमने देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स हैं इनके पास खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स है, तो प्रोटीन प्रोडक्शन में इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हमारा आंसर हो जाता है बी माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। लाइसोसोम खुद सुसाइडल बैग्स है, वे केवल आपके फ्री स्पेस में होते हैं, ईआर और गोल्जी बॉडी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, इनके पास डीएनए आपका प्रेजेंट नहीं होता खुद का। नेक्स्ट है वेयर इज प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड अ सेल। प्रोटीन कहां सिंथेसाइज हो रहे हैं? जब हमने सेल में न्यूक्लियस की बात करी थी तो न्यूक्लियस की आउटर वॉल पे हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है और कुछ फ्री राइबोसोम्स भी होते हैं एक सेल के अंदर। ये राइबोसोम्स आपके प्रोटीन को सिंथेसाइज कराते हैं, इसलिए राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट हैपन टू द प्लांट व्हेन प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब एक प्लांट सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा है तो क्या होगा? तब हमारा होता है साइटोप्लाज्म हमारा श्रिंक हो जाता है। जो साइटोप्लाज्म हमारा श्रिंक हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।